A very beautiful good morning to all of you 8th class. I hope students you all are doing great. So बच्चे हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था. ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Indian textiles in European markets. By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textiles, chintz, in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. So बच्चे अर्ली 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल्स से जो कपड़ा बन के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. ठीक है, तो बच्चे जो सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स. ठीक है, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स के खिलाफ इंग्लैंड वालों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. एंड बच्चे 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, जिसको चिंस भी कहा जाता है, उसको इंडिया में बैन कर दिया. ओके, और बच्चे इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? कैलिको एक्ट. एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगिन टू डेवलप इन इंग्लैंड. ठीक है, unable to compete with Indian textiles, English producer want a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth. So बच्चे अर्ली 18th सेंचुरी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में ओपन की गई थी. ठीक है, अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल्स, इंग्लिश प्रोड्यूसर वांट अ सिक्योर मार्केट. जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे वो एक सिक्योर मार्केट चाहते थे, ना कि वो इंडियन जो लोग थे, इंडियन लोगों की जो टेक्सटाइल्स थी उनसे कम्पीट करना चाहते थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कॉटन प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जिसको चिंस कहा जाता था इंडिया में, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया. उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है, ये जो कपड़ा है, ये हमारी कंट्री इंग्लैंड में नहीं आएगा. ठीक है, इंपोर्ट नहीं होगा. सो बच्चे फर्स्टली गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने ओपन की. ठीक है, जहाँ पे इंडियन डिज़ाइंस को इमिटेट किया गया, उनकी नकल उतारी गई. ठीक है, और वही डिज़ाइन इंग्लैंड में प्रिंट किया गया. पर बच्चे इंडिया में वो ग्रे एंड वाइट कलर में होता था, पर इंग्लैंड में क्या था कि वो वाइट कलर पे वो प्रिंट हो रहा था डिज़ाइन. ठीक है, या प्लेन अनब्लीच्ड क्लॉथ पे. ओके, competition with Indian textiles also led to a search for technological innovation in England. So बच्चे इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है, उनके साथ कंपटीशन करते करते इंग्लैंड वालों ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक इनोवेशन की न्यू चीज़ लाई. ठीक है, जिसकी वजह से काम ईजली हो सके. ठीक है, इन 1764 द स्पिनिंग जर्नी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के which increased the productivity of the traditional spindles. So बच्चे उन्होंने एक मशीन को इन्वेंट किया 1764 में जिसका नाम था स्पिनिंग जर्नी. ठीक है, जो किसने इन्वेंट की थी? जॉन हरग्रेव्स ने. ओके, जिनको जॉन के भी कहा जाता था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंग्लैंड में इंक्रीज हो गई. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense quantities and cheaply too. So बच्चे जो इंग्लैंड क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा था वो बहुत ज़्यादा करने लगा क्योंकि उन्होंने मशीन ला दी थी स्पिनिंग जेनी. ठीक है, और जो कपड़ा उस मशीन पे बन के आ रहा था वो बहुत ज़्यादा चीप था, सस्ता था. ठीक है, क्यों बच्चे, अगर लेबरर्स कपड़े को बनाएं तो मेहनत लगती है,
तो कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है, पर उन्हीं लेबरर्स का काम जब एक मशीन कर रही थी तो कपड़े की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, ठीक है। ऐसे ही इंग्लैंड मार्केट ग्रो होने लगी और वो कंपटीशन करने लगी इंडियन मार्केट के साथ। ओके, अब हम देखते हैं बच्चे स्पिनिंग जेनी कैसी मशीन थी। स्पिनिंग जेनी, a machine by which a single worker could operate several spindles onto which thread was used. So बच्चे स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी, ठीक है, जिसको एक ही वर्कर ऑपरेट करता था, ठीक है, और उसमें बहुत सारे स्पिंडल्स थे जिनमें थ्रेड डाला जाता था और उसके बाद बुनाई की जाती थी, ठीक है। When the wheel was turned, all the spindles rotated. जब व्हील को टर्न किया जाता था तो सारे स्पिंडल्स रोटेट करते थे, घूमते थे। अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी स्पिनिंग जेनी की। ओके, ये बच्चे, ये आप पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये स्पिनिंग जेनी की पिक्चर है, ठीक है। और जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये इसकी स्पिंडल्स हैं, ठीक है। सो बच्चे, जब व्हील को टर्न किया जाता था तो सारे स्पिंडल्स रोटेट करते थे, ठीक है। ये मशीन 1764 में आई थी। सो बच्चे, इसको इन्वेंट किया था जॉन केज ने, ठीक है। ये मशीन स्पीड से काम करती थी और इसमें ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चे, अगर ये काम कर रही थी तो इसकी वजह से जो लेबर की डिमांड थी वो कम हो गई थी। ओके, ये है पिक्चर स्पिनिंग जेनी की और ये है स्पिंडल्स एंड ये है व्हील। ओके, however, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profits out of this flourishing trade. So बच्चे, इसी वजह से इंडियन टेक्सटाइल्स को डोमिनेट कर दिया वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। आपको पता है इंडिया जो था वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ना, ठीक है। तो जब ये मशीन लाई गई तो इंडियन टेक्सटाइल्स क्या होंगे, डोमिनेट होंगे इन द वर्ल्ड मार्केट में एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड एनॉर्मस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। सो बच्चे, ये जो काम कर रहे थे मशीन की हेल्प के साथ, इनकी वजह से उनका ट्रेड फ्लरिश होता गया, उनके ट्रेड में इजाफा होता गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा, ठीक है। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. इन कंपनीज ने कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को ख़रीदा, ठीक है, इंपोर्ट करके सिल्वर, उन्होंने इंपोर्ट किया इंडिया में सिल्वर, ठीक है, और कॉटन और सिल्क इन टेक्सटाइल्स को ख़रीद लिया, परचेज कर लिया। बट एज यू नो, चैप्टर 2, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। पर बच्चे, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन की बंगाल में, ठीक है, जब उन्होंने अपने लीडर्स बंगाल में लाए, ठीक है, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। तो बच्चे, जो वो मेटल्स देते थे, जैसे सिल्वर देते थे, ठीक है, उसके बाद इंडियन गुड्स को खरीदते थे, तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया। ओके, इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यूज from peasants and zamindars in India and use this revenue to buy Indian textiles. तो बच्चे, उन्होंने मेटल्स देना बंद कर दिए इंडिया में। सो बच्चे, वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से, ज़मींदार से इंडिया में, और उसी रेवेन्यू से वो इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदते थे, ठीक है। सो बच्चे, आज हमने स्पिनिंग जेनी के बारे में डिस्कस किया है। ओके, इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल्स कि यूरोपियन मार्केट में क्या कीमत थी, यूरोपियन मार्केट ने कैसे डोमिनेट किया इंडियन टेक्सटाइल्स को। ओके, सो बच्चे, ये सी व्यू है डच सेटलमेंट का, जो कि कोचिन में है 17th सेंचुरी का, ठीक है। यहाँ से भी शिप्स के थ्रू व्यापार किया जाता था। तो आज हमने इतना ही डिस्कस करना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।